मैं डॉक्टर नीरजा शर्मा, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज मैं आपको बीए पार्ट थर्ड के द्वितीय पेपर में नगर एवं इसके प्रकार के बारे में जानकारी दूंगी। मानव सभ्यता का इतिहास जो है, अगर हम देखें तो उसकी बहुत बड़ी सीमा है, और वो अगर हम देखें तो उसका विकास जो है वो गांव, नगरों और कस्बों के विकास से जुड़ा है। ये जो प्राचीन काल से ही जो मानव जीवन यापन में जो साधन है, उनकी सुविधाओं का जो विकास है मानव ने अलग अलग रूप में किया है। अब और इसी संबंध में मैकेंजी ने लिखा है कि भौगोलिक दशाओं, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा जनसंख्या संबंधी विशेषताओं के अनुसार ही समुदाय का एक विशेष रूप विकसित होता है। हम यदि भारतीय समाज के बारे में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो प्रशासनिक भौतिक संरचना है, उसमें भारत प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन सभी तरह के विभिन्न समुदाय और गांवों के अतिरिक्त कस्बा, नगर, महानगर, घेटों तथा वैश्विक नगर में विभाजित हम इसको कर सकते हैं। अगर हम इसको मतलब व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो इसकी प्रकृति जो है, कस्बे की जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा भारतीय जनसंख्या जो है गांव में रहती है। गांव तथा नगर के बीच में जो संबोधन है उसको हम कस्बा कहते हैं, यानी कस्बा गांव और नगर के बीच की कड़ी, उसे हम कस्बे के नाम से संबोधित करते हैं, जिसकी जनसंख्या गांव से ज़्यादा और शहरों से या नगर से कम होती है। इसमें जो है कस्बों में हमें मिली जुली संस्कृति देखने को मिलती है। कस्बों में अगर हम देखेंगे तो हमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है गांव और शहर दोनों की संस्कृति होती है। यहाँ पे जीवन शैली आदि जो है हमें गांव और शहर दोनों की देखने को मिलती है। इसमें जो है गांव मानव सभ्यता के आरंभ का प्रतिनिधित्व करता है, वैसे ही कस्बा जो है शहरी सभ्यता के आरंभ का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जैसे लोगों की आर्थिक प्रकृति, सांस्कृतिक प्रकृति, राजनीतिक सुविधा बढ़ने लगी, वैसे वैसे ही उस स्थान की जनसंख्या बढ़ने लगी और गांवों का आकार बढ़ के कस्बों में और कस्बों का आकार नगरों में परिवर्तित होने लगा। इस प्रकार से नगरों का विकास हुआ है। अब नगर जो है वहाँ पे हम अगर देखें तो हमें दो प्रकार के नगर मिलेंगे। एक तो जो है वो धार्मिक संरचना और दूसरी व्यापारिक सुविधाएं। इनके कारण बहुत से लोगों को जब एक ही स्थान पे उसकी सुविधा मिलती है, आजीविका की सुविधा मिलती है, तो वो स्थायी रूप से वहाँ रहना आरंभ कर देता है। तो सबसे पहले गांव की स्थापना हुई और उसके बाद में नगरों की स्थापना हुई, और बाद में यही नगर महानगर के रूप लेना इन्होंने आरंभ किया। 1990 के दशक में वैश्विक और आर्थिक संरचना को प्रोत्साहन मिलना शुरू हुआ। तब महत्वपूर्ण देशों के महानगर तथा विराट नगर वैश्विक नगर के रूप में अलग पहचान बनाने लगे। नगरीय संरचना की विविधता को समझने के लिए हमें कस्बा, नगर, महानगर, घेटों इनकी अवधारणा में अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम कस्बे को समझते हैं। कस्बा या टाउन, अगर हम इसका नगर की समाजशास्त्रीय अवधारणा देखें तो हम इसको ये कह सकते हैं कि नगर वह समुदाय है जिसमें अधिकांश निवासी कृषि के अतिरिक्त दूसरे व्यवसाय को करते हैं। और कस्बे एवं नगर में सामान्यतः विभाजन करना मुश्किल है। सबसे पहले 1961 में जो जनगणना हुई थी उसमें 5000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को कस्बा कहा गया। 1961 की जनसंख्या में पहली बार जनगणना में कस्बे एवं गांवों को अलग किया गया। कस्बे की हम इस आधार पर 3 विशेषताएं मान सकते हैं। पहली है जिस क्षेत्र की जनसंख्या 5000 या इससे अधिक हो।
दूसरा, उस क्षेत्र की जनसंख्या का सामान्य से कम 75% हिस्सा गैर कृषि कार्यों के द्वारा आजीविका का उपार्जित हो, और प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्तियों से कम ना हो। इसे हम कस्बा कहते हैं। भारत सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कस्बे की अधिकतम जनसंख्या कितनी हो सकती है। अगर हम 1961 की बात की जनगणना में देखें तो कस्बों और नगरों की संख्या अलग अलग से प्रदर्शित न करके संयुक्त रूप से नगरीय जनसंख्या के नाम से संबोधित किया गया है। वर्तमान दशाओं में अगर हम देखें तो हम 50,000 तक की जनसंख्या को कस्बे की श्रेणी में रख सकते हैं। भारत में जो है औद्योगिकीकरण और नगरीकरण तथा नगरीकरण की प्रक्रिया में तेजी से वृद्धि हुई, और इसके कारण कस्बों में भी अगर हम देखें तो तेजी से इसका विकास हुआ और उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के कुल 121.05 करोड़ की जनसंख्या में 31 करोड़ से भी अधिक लोग नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। आकार की दृष्टिकोण से कस्बों की 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला है छोटे कस्बा, दूसरा है सामान्य कस्बे, और तीसरे हैं बड़े कस्बे। छोटे कस्बे वह हैं जिनकी जनसंख्या 5 से 10,000 होती है। सामान्य कस्बे 10 से 30,000 जनसंख्या वाले होते हैं लगभग, और 30,000 से ऊपर जनसंख्या वालों को हम बड़े कस्बे की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। और अगर हम इनको देखें तो 30,000 से अधिक जनसंख्या वाले जो कस्बे हैं वो तहसील मुख्यालय के रूप में भी देखे जा सकते हैं। सामान्य अनुमान अगर हम देखें तो भारत में इस समय कस्बों की संख्या लगभग 4,000 से भी अधिक है, जिन्हें वर्ष 2011 की जनगणना में विधिक रूप से मान्य कस्बों के रूप में स्पष्ट किया गया है। और एक मुख्य तथ्य यह है कि नगरों की तरह कस्बों की संख्या में भी वृद्धि की दर देखने को मिलती है। वर्ष 2001 की जनसंख्या में कस्बों की कुल संख्या 3,799 थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 4,041 हो गई। कस्बे की अगर हम मुख्य विशेषता देखें तो सबसे पहली विशेषता है लघु आकार, सदस्यों का एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध। कस्बे का आकार जो है अधिक बड़ा नहीं होता है, इस कारण इसके अधिकांश जो निवासी हैं वो एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से परिचित होते हैं, और उनके बीच में गांव के निवासियों की तरह कोई घनिष्ठ संबंध तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक अर्ध सामुदायिक जीवन की प्रधानता हमें देखने को इसमें मिलती है। दूसरा है नगरीय एवं ग्रामीण संस्कृति का समावेश। अब कस्बे की संस्कृति में ग्रामीण और नगरीय विशेषताओं का समावेश हमें देखने को मिलता है। साधारणतः कस्बे की संस्कृति लोक संस्कृति के निकट होती है, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में कुछ समय रहने के बाद जो लोग कस्बे में आकर रहना आरंभ करते हैं, उन्हीं के व्यवहारों के प्रभाव से कस्बे में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भी हमें देखने को मिलती है। अर्थात हमें एक मिलीजुली ग्रामीण और नगरीय दोनों संस्कृति का मिलाजुला स्वरूप देखने को मिलता है। तीसरी इसकी विशेषता जो है वो है वस्तु विनिमय से विकसित बाजार। आर्थिक क्षेत्र में जो है कस्बे में वस्तु विनिमय भी होता है और विकसित बाजार की व्यवस्था भी देखने को मिलती है। वस्तु विनिमय का मतलब है वस्तु के बदले वस्तु देने का प्रचलन। इसके बाद भी यहाँ पे किसी तरह का वर्ग विभेद हमें देखने को नहीं मिलता है। धनी और निर्धन सभी तरह के लोग इसमें रहते हैं और उनके बीच में ज़्यादातर अनौपचारिक संबंध जो है वो देखने को मिलते हैं। सभी वर्ग के लोग निवास करते हैं कस्बों में, जो है सभी वर्ग के लोग रहते हैं और उनकी भौतिक संरचना नगरों की तरह नियोजित नहीं होती है। अधिकांश कस्बे या गांव में
ऐसे क्षेत्रों का विकास की प्रक्रिया का ही परिणाम है। फलस्वरूप यहाँ सड़कें और गलियाँ जो है काफ़ी छोटी होती है, तंग होती हैं, और इनमें पानी की निकासी के लिए समुचित व्यवस्था नहीं होती है, और नगरीय सुविधाओं का भी अभाव हमें देखने को मिलता है। दबाव समूह की बहुतायत। कस्बों में एक बड़ी सीमा तक दबाव समूह या अधिक संख्या वाले जाति समूहों के द्वारा प्रभावित होते हैं। यह विशेषता भी हमें कस्बों को गांव के निकट लेके आती है। और अंतिम विशेषता अगर हम देखें तो यह है कि नगर एवं गांव के बीच की ये कड़ी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक कस्बे के चारों ओर गांव के निवासी अपनी ज़रूरत की चीज़ें कस्बे में जाके प्राप्त करते हैं, और कस्बे के निवासियों के लिए नगर आर्थिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। गांव में जो है राजनीतिक क्रियाओं को संचालन में कस्बों में रहने वाले जो प्रभुता संपन्न लोग होते हैं ना, वो ही जाके करते हैं। इस प्रकार से हमें कस्बे जो हैं एक विकसित या बड़े गांव के रूप में देखने को मिलते हैं।